हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम क्या करेंगे, मिनिमाइजेशन ऑफ एरर का बाकी का पार्ट कवर करेंगे। तो मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ, आप मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन जरूर देखिए, उसमें लिंक दे रखिए। यदि आपको पार्ट्स में दिखता है, जैसे मैं कौन सा पार्ट 3 करा रही हूँ आज, मिनिमाइजेशन ऑफ एरर में पढ़ाती गई और अब पार्ट 3 आ गया है, तो आपको पार्ट 1 पार्ट 2 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। आप पहले वो देखिए, फिर इसको देखिए, तो आपको ज्यादा चीजें क्लियर होंगी, राइट। अब देखिए, मिनिमाइजेशन ऑफ एरर में मैंने कौन कौन सा करा दिया है। कैलिब्रेशन ऑफ मेथड करा दिया है, ब्लैंक डिटर्मिनेशन करा दिया है, क्रॉस चेकिंग रिजल्ट बाय डिफरेंट मेथड्स, ये तीनों एक पार्ट में कराए हैं। उसके बाद मेथड ऑफ स्टैंडर्ड एडिशन करा दिया है। स्टैंडर्ड एडिशन में मैंने आपको प्लाज्मा का एग्जांपल दिया है कि प्लाज्मा या ब्लड में कैल्शियम आइडेंटिफाई मुझे करना है, तो स्टैंडर्ड एडिशन मेथड के थ्रू कैसे आइडेंटिफाई करूंगी। लेकिन आप ये मत समझिएगा कि केवल प्लाज्मा ही ले सकते हैं। इसके अलावा अगर मुझे पैरासीटामोल आइडेंटिफाई करना है किसी टैबलेट में, तो वो भी मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ उस मेथड से। प्लाज्मा की जगह मैं क्या पैरासीटामोल की टैबलेट ले लूंगी और उसमें पैरासीटामोल आइडेंटिफाई कर दूंगी, राइट। तो आज अपन कौन से 3 मेथड पढ़ेंगे, मेथड ऑफ इंटरनल स्टैंडर्ड, कंट्रोल डिटर्मिनेशन, एम्प्लीफिकेशन आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, तो मेन ये 2 पढ़ेंगे अपन, मेथड ऑफ इंटरनल स्टैंडर्ड और कंट्रोल डिटर्मिनेशन, राइट। क्या समझते हैं मेथड ऑफ इंटरनल स्टैंडर्ड, ठीक है। इंटरनल स्टैंडर्ड्स को समझने से पहले मैं आपको एक इंस्ट्रूमेंट समझाऊंगी, क्योंकि ये जो इंटरनल स्टैंडर्ड मेथड है ना, जनरली उस इंस्ट्रूमेंट से डिटर्मिनेशन में काम में लिया जाता है। एक तो स्पेक्ट्रोमेट्री, दूसरा क्रोमेटोग्राफी। आपको केवल नाम याद रखना है, एक तो स्पेक्ट्रोमेट्री, दूसरा क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में आपको बताती हूँ क्या है। एचपीएलसी एक क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है। आप केवल नाम याद रखिए, क्या, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। नाम याद होना भी चाहिए, क्योंकि 4th ईयर में आपके काम भी आएगा, और क्या होगा, जीपेट में भी इसके क्वेश्चंस बैठ जाते हैं, राइट। तो एचपीएलसी क्या है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो ये कुछ भी नहीं है, एक डब्बे जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके पास में एक कंप्यूटर लगा होता है, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे मान लो मुझे कैफीन को आइडेंटिफाई करना है। एक कॉफी का कप है, उसमें मुझे कैफीन, मान लो मेरे पास कैफीन है, कैफीन समझते हैं ना, तो जैसे पैरासीटामोल, डाइक्लोफिनेक, ऐसी कैफीन मान लीजिए, है ना। अब कैफीन की मान लीजिए मैंने कैफीन को इस इंस्ट्रूमेंट में इंजेक्ट कर दिया, इसको इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है, डाल दिया जाता है। तो क्या होता है, डिस्प्ले जो होता है ना कंप्यूटर पे, वो पीक शो कर देता है ना। तो कैफीन की पर्टिकुलर पीक आती है ना। तो वो पीक, ये मान लीजिए एक पीक आ गई, ठीक है, ये हमारी एक पीक आ गई। तो इस पीक के बीच का कुछ ना कुछ एरिया होता है, पीक के बीच में है ना ये स्पेस बना हुआ है, वो कुछ एरिया होता है, उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लीजिए कैफीन की 2 कंसंट्रेशन बनाई मैंने, एक तो 10 ppm की बनाई, दूसरी 20 ppm की बनाई, राइट। ये पीपीएम क्या है, जैसे नॉर्मेलिटी होती है, मोलरिटी होती है, कंसंट्रेशन की यूनिट, ऐसे पार्ट्स पर मिलियन है, ठीक है। आप उसमें भी ले सकते हैं माइक्रोग्राम पर लीटर, ठीक है। मैंने पीपीएम में ले लिया। अब मान लीजिए 10 पीपीएम या 20 पीपीएम की 2 कंसंट्रेशन बनाए, तो 10 पीपीएम पे थोड़ी छोटी पीक और 20 पीपीएम पे थोड़ी बड़ी पीक आ जाएगी। यानी 10 पीपीए का एरिया अंडर कर्व, यानी एक कर्व के बीच का एरिया कम होगा, और 20 ppm के एरिया अंडर कर्व, यानी पीक के बीच का जो कर्व का पीक के बीच का जो एरिया होगा वो ज्यादा होगा। ऐसे 30 ppm तो और बड़ी आ जाएगी पीक। तो ये जो एचपीएलसी है वो ऐसे वर्क करता है। अब अपन समझते हैं कि मेथड ऑफ इंटरनल स्टैंडर्ड क्या है। तो आप ये प्रोसेस समझिए, तो आपको सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है, बाद में वो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। मान लीजिए कॉफी का कप है, ठीक है। अब कॉफी के कप में क्या प्रेजेंट होता है, कॉफी में कैफीन प्रेजेंट होता है। ये मेरे लिए एक सैंपल है, मैंने आपको एक सैंपल दे दिया, ये कॉफी का कप, ठीक है। इसमें मुझे कैफीन आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है, कैफीन आइडेंटिफाई करना है। ये जो मेथड है वो भी मैट्रिक्स इफेक्ट को दूर करने के लिए काम में आता है। अब ये मैट्रिक्स इफेक्ट क्या होता है, इसको देखने के लिए आपको पहला वाला वीडियो देखना पड़ेगा, मैंने उसमें समझा दिया है ना। पर मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। मान लो ये कॉफी बनी हुई है, इसमें कैफीन के अलावा भी बहुत सी चीजें होंगी, सॉल्वेंट भी होगा, पानी भी होगा, दूध भी होगा, ठीक है। तो कैफीन हमें आइडेंटिफिकेशन तो किसका करना है, कैफीन का, बट उसका जो रिजल्ट आएगा, है ना, रिजल्ट आएगा उस पर वो चीजें भी इफेक्ट करेंगी जो इसमें कैफीन के अलावा पड़ी हुई है,
ठीक है, इसी को बोला जाता है मैट्रिक्स इफेक्ट। मैट्रिक्स इफेक्ट का मतलब जिस एनालाइट को, ये एनालाइट है हमारा, है ना, सैंपल, ये कैफीन जो एनालाइट है, इस एनालाइट को एनालिसिस करने पर रिजल्ट में इफेक्ट कौन देता है? एनालाइट के अलावा जो चीजें इसमें पड़ी हुई है, यदि वो इफेक्ट दे रही है, नहीं दे रही है तो मैट्रिक्स इफेक्ट नहीं आएगा, पर यदि वो भी इफेक्ट दे रही है तो उसको बोला जाता है मैट्रिक्स इफेक्ट। अब देखिए मैंने क्या किया, ये कॉफी के सैंपल में से एक सैंपल ले लिया, ठीक है, और एक क्या किया मैंने, ये तो हो गया मेरा सैंपल। अब स्टैंडर्ड क्या होगा, मेरे लैब में कैफीन का स्टैंडर्ड सोल्यूशन पड़ा हुआ है ना, स्टैंडर्ड सोल्यूशन यानी जिसकी कंसंट्रेशन मुझे पता है, ये सैंपल है जिसकी कंसंट्रेशन मुझे पता नहीं है, मालूम करना है। ये स्टैंडर्ड मैंने 3 ले लिए, 10 ppm के, 20 ppm के, 30 ppm के। ppm क्या है? पार्ट्स पर मिलियन। ये 3 मैंने ले लिए। अब मैं क्या करती हूँ, कैफीन से कुछ मिलता जुलता सा कंपाउंड ले लेती हूँ, जैसे पैरासिटामोल मैंने ले लिया, इसको बोला इंटरनल, स्टैंडर्ड पैरासिटामोल लेती हूँ, यानी जो मेरे लैब में पड़ा हुआ है जिसकी कंसंट्रेशन मुझे पता है। सपोज करो 30 ppm है ना, इसकी कंसंट्रेशन मुझे पता है 30 ppm है, तो ये स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है। तो ये इसको बोला गया इंटरनल स्टैंडर्ड, यानी कि सैंपल में जो कंपाउंड प्रेजेंट है ना, उसके अलावा उससे मिलता जुलता सा कोई स्टैंडर्ड ले लिया जाता है, उसको बोला जाता है इंटरनल स्टैंडर्ड। क्या ले लिया इसमें? पैरासिटामोल ले लिया, कैफीन से लगभग मिलता जुलता सा है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, तो ले लिया। इस कितना पीपीएम का लिया? 30 ppm का। अब मैं क्या करूंगी, इस 30 ppm को इस तीनों में डाल दूंगी। अभी सैंपल को भूल जाइए आप, अभी मैं बताऊंगी आपको सैंपल का क्या करना है। ये जो 3 कंसंट्रेशन बनाई थी ना स्टैंडर्ड की, 10 ppm, 20 ppm, 30 ppm, इसमें ये स्टैंडर्ड, ये इंटरनल स्टैंडर्ड कौन सा लिया? पैरासिटामोल। कितने ppm का लिया? 30 ppm। तीनों को डाल दिया इसमें, ठीक है। अब तीनों को डाल दिया, अब इन तीनों को एक एक करके इस इंस्ट्रूमेंट में रखा। ये इंस्ट्रूमेंट क्या देता है? पीक। 10 ppm पे छोटी पीक यानी छोटा एरिया अंडर कर्व, 20 ppm पे थोड़ी बड़ी पीक यानी कि बड़ा एरिया अंडर कर्व, 30 ppm पे और बड़ी पीक, ठीक है। तो इनके बीच क्या है? कर्व ग्राफ खींच लिया जाता है। किसके बीच? एरिया अंडर कर्व यानी इन बीच, इसके बीच के कर्व का और कंसंट्रेशन के बीच। किसके बीच में? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मैंने किस किस की ली है? इसके लिए 10 ppm, 20 ppm लिए, 30 ppm लिए, ये 10, 20, 30 लिख दिया। और कितना कितना इसका एरिया अंडर कर्व आया, ये एरिया अंडर कर्व, ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें शो हो जाता है, साइड में लिखा हुआ आ जाता है कि एरिया अंडर कर्व कितना है ना, 10 ppm पे कितना है, 20 पे कितना है, 30 पे कितना है। तो वो हम यहाँ पे मेज कर देते हैं। मान लीजिए एक का है 10,000, एक का है 20,000, एक का है 30,000, ठीक है। और इन दोनों के बीच क्या? ग्राफ खींच लेते हैं। ये तो बन गया हमारा ग्राफ। किस किस के बीच? रेस्पॉन्स यानी एरिया अंडर कर्व और कंसंट्रेशन के बीच एक ग्राफ बन गया। अब क्या करते हैं, मुझे तो मालूम करना है कि ये सैंपल में कितना कैफीन प्रेजेंट है। ये स्टैंडर्ड कैफीन से मुझे मतलब थोड़ी है, मुझे तो सैंपल में पता करना है कैफीन कितना प्रेजेंट है। तो क्या करते हैं, ये जो स्टैंडर्ड इंटरनल स्टैंडर्ड है ना पैरासिटामोल का, इस 30 ppm को इस सैंपल में भी डाल देते हैं। 30 ppm किस में डाल दिया? इस सैंपल में भी डाल दिया। और इस सैंपल को डाल दिया आपने इस HPLC में, इंस्ट्रूमेंट में। इसने पीक दे दी कोई ना कोई, इसका कोई ना कोई एरिया अंडर कर्व होगा, ठीक है। मान लीजिए इसका एरिया अंडर कर्व है 15,000, ठीक है। तो आप देखिए ग्राफ पे यहाँ 15,000 कहाँ शो होगा? यहाँ पे शो होगा। तो ये यहाँ पे एक्स्ट्रापोलेट करके कंसंट्रेशन बता देगा आपको इतना डिटेल। तो ये क्या होगा? 15,000 आया मान लो ये एरिया अंडर कर्व, तो ये एक्स्ट्रापोलेट कर लेंगे कि 15,000 पे कितना कंसंट्रेशन आ रही है। तो हम मालूम कर लेते हैं इसके थ्रू कि सैंपल में हमारी कैफीन की कितनी कंसंट्रेशन है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि इंटरनल स्टैंडर्ड कैसे वर्क करते हैं, बट इसमें अपन लिखेंगे क्या ये मुझे पता होना चाहिए, राइट। तो क्योंकि डेफिनेशन लिखने के लिए आती है, बट आपको ये पूरा पता चल गया तो आपको डेफिनेशन लिखना बहुत आसान होगा। देखिए क्या क्या लिखेंगे हम। फर्स्ट देखिए फर्स्ट अपन क्या लिखेंगे कि जो इंटरनल स्टैंडर्ड है वो हम कौन सा लेते हैं? वो लेते हैं जो कि हमारे सैंपल में
प्रेजेंट सैंपल में एनालाइट प्रेजेंट नहीं होता, यानी इस एनालाइट के अलावा कोई सैंपल प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, डिफरेंट फ्रॉम द एनालाइट, एनालाइट से डिफरेंट होता है। एनालाइट में कौन सा, कैफीन को हमको आइडेंटिफाई करना है, उससे मिलता जुलता है स्टैंडर्ड, इंटरनल स्टैंडर्ड मैंने कौन सा ले लिया, पैरासिटामोल। दूसरा हम क्या लिखेंगे कि मैट्रिक्स इफेक्ट को रिमूव आउट करने के लिए ये मेथड यूज किया जाता है। मैट्रिक्स इफेक्ट मैंने आपको बता दिया क्या होता है, कि ये जो एब्जॉर्बेंस है ना, ये जो ए कर्व बना रहे हैं, उस पे इन चीजों का भी इफेक्ट आ जाता है कैफीन के अलावा जो इसमें पड़ी हुई होती है, ठीक है, इसीलिए हम ये मेथड यूज करते हैं। तो सेकंड पॉइंट अपना ये हो गया। थर्ड पॉइंट अपन क्या लिखेंगे, हम इंटरनल स्टैंडर्ड को, जो स्टैंडर्ड कैफीन है ना, एक तो ये सैंपल है और ये स्टैंडर्ड कैफीन है जो कहाँ पे मिल रही है, मेरे लैब में पड़ी हुई है, जिसकी कंसंट्रेशन मुझे पता है 10 ppm 20 ppm 30 ppm। ये पैरासिटामोल हम स्टैंडर्ड कैफीन में डाल देते हैं, या स्टैंडर्ड कैफीन नहीं लिखेंगे क्योंकि हम कहीं कुछ और भी ले सकते हैं, तो स्टैंडर्ड एनालाइट, स्टैंडर्ड नोन कंसंट्रेशन वाले एनालाइट के डाल देते हैं। एनालाइट ये है जिसको हमको आइडेंटिफाई करना है, किसको आइडेंटिफाई करना है, कैफीन को, तो हम स्टैंडर्ड नोन कंसंट्रेशन वाले एनालाइट में ये इंटरनल स्टैंडर्ड डाल देते हैं और ग्राफ खींच लेते हैं किस किस के बीच, एक तो कंसंट्रेशन वर्सेस रेस्पॉन्स। तो यहाँ रेस्पॉन्स क्या दे रहा है, एरिया अंडर कर्व दे रहा है। यदि एब्जॉर्बेंस बता रहा होगा तो एब्जॉर्बेंस लिख दूंगी, कोई इंस्ट्रूमेंट एब्जॉर्बेंस भी बता सकता है, राइट। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, एरिया अंडर कर्व बता रहा है, तो इनके बीच में ग्राफ खींच लूंगी। सेकेंड पॉइंट अपन ये लिखेंगे। थर्ड पॉइंट अपन क्या लिखेंगे, अब वही इंटरनल स्टैंडर्ड मैं सैंपल के अंदर डाल दूंगी, ठीक है। सैंपल के अंदर डालने के बाद उसको एनालिसिस करूंगी, ग्राफ से एक्स्ट्रापोलेट करूंगी और फाइंड आउट कर लूंगी कि सैंपल में कितनी कंसंट्रेशन है हमारी कैफीन की। तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो मैं आपको किस पे बता दूंगी, पीपीटी पे, कि क्या क्या जो मैंने बोल रही हूँ वही लिखा हुआ होगा आपको, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं पावर पॉइंट पे। तो ये देखिए जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो यहाँ पे थ्योरी में लिख दिया है, तो आप ये सब लिख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है पूरा लिखें, थोड़ा बहुत जितना भी आपको ठीक लगता है उतना भी लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, यूज्ड फॉर मैट्रिक्स इंटरफेरेंस, ये मैंने आपको बताया कि इंटरनल स्टैंडर्ड जो होता है वो किसके लिए यूज होता है, मैट्रिक्स इंटरफेरेंस को दूर करने के लिए, ठीक है, मैट्रिक्स इंटरफेरेंस को दूर करने के लिए, टू रिमूव आउट द मैट्रिक इंटरफेरेंस भी यहाँ लिख सकते हैं। सेकेंड मैंने आपको बताया कि द एलिमेंट सिलेक्टेड एज ए इंटरनल स्टैंडर्ड डिफरेंट देन द एनालाइट, जैसे अपन ने पैरासिटामोल लिया, कैफीन की जगह पे अलग है ना बिल्कुल एनालाइट से वो, राइट। इंटरनल स्टैंडर्ड मस्ट बी एब्सेंट इन सैंपल, तो देखिए जैसे अपना कॉफी का पॉट है उसमें क्या पैरासिटामोल प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, यानी इंटरनल स्टैंडर्ड एनालाइट से बिल्कुल डिफरेंट होता है, कुछ अलग ही लेते हैं। जैसे मान लें आप कैल्शियम आइडेंटिफाई करना है तो सोडियम ले लेंगे उसको इंटरनल स्टैंडर्ड, ऐसे ही मैंने कैफीन आइडेंटिफाई करना था तो पैरासिटामोल ले लिया, राइट। अब मैंने क्या किया, मैंने आपको बताया इट इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरनल स्टैंडर्ड, जैसे मैंने 30 ppm इंटरनल स्टैंडर्ड लिया यहाँ पे, और सीरीज ऑफ known concentration to a series of known concentration of to be determined, मतलब जो 10 20 30 ppm की जो स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन बनाई थी ना कैफीन की, उसमें अपन ने इंटरनल स्टैंडर्ड 30 ppm डाल दिया था तीनों में, ठीक है, और ग्राफ ले लिया था। द कैलिब्रेशन कर्व इज प्लॉटेड बिटवीन द कंसंट्रेशन एंड रेस्पॉन्स, है ना। रेस्पॉन्स यानी मैंने अभी बताया था आपको एरिया अंडर, एचपीएलसी में क्या देखते हैं, कंसंट्रेशन और एरिया अंडर कर्व देखते हैं, ठीक है ना। ये मैंने आपको ग्राफ में आपको बताती हूँ थोड़ा सा, ये देखिए एचपीएलसी मैंने आपको बताया, उससे बताया आपको इंटरनल स्टैंडर्ड, तो यहाँ तो कंसंट्रेशन और यहाँ एयूसी मतलब एरिया अंडर ग्राफ कर्व, है ना। ये आपका पीक आता है तो ये एरिया क्या होता है, ये वाला एरिया होता है। और मान लीजिए कोई और इंस्ट्रूमेंट लेती हूँ तो यहाँ पे हो सकता है एरिया अंडर कर्व की जगह एब्जॉर्बेंस दे कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई इंटेंसिटी दे, ठीक है, कोई एब्जॉर्बेंस भी दे सकता है, कोई इंटेंसिटी भी दे सकता है, ये डिपेंड होता है कि आप क्या यूज, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं। तो हम तो एचपीएलसी यूज कर रहे थे, अभी मैंने आपको जो एग्जांपल बताया एचपीएलसी से बताया, तो वो क्या मेजर करता है, एरिया अंडर कर्व। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोप,
फोटोमेट्री आपने नाम सुना होगा, 4th ईयर में नाम सुनेंगे, वहां पे यहाँ पे एब्जॉर्बेंस मेजर करता है वो, ठीक है, वो डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। और एक और है वो इंटेंसिटी, अकॉर्डिंग टू द मेथड यूज फॉर द एनालिसिस, कौन सा मेथड यूज किया है ये उस पर डिपेंड करेगा कि आप इस एक्सिस पे क्या लेंगे। मैंने HPLC यूज किया है, इसलिए यहाँ पे क्या लिया, एरिया अंडर कर्व, ये पीक के बीच का एरिया। Any unknown concentration can then be determined by adding the same quantity of internal standard by extrapolating the graph. अब मैंने क्या किया था, वो 30 ppm सैंपल में भी डाल दिया था, फिर एक ग्राफ खींचा था, ठीक है, फिर एक ग्राफ खींचा था, ये एरिया अंडर कर्व कंसंट्रेशन के बीच, फिर ये अपने पास ग्राफ आया था। अब मान लो जो सैंपल में मैंने ये डाला था, मैंने अब भी आपको बताया कि सैंपल में जैसे ही 30 ppm डालूंगी, ये 30 ppm मैंने डाल दिया, और इसको मैं HPLC इंस्ट्रूमेंट जो होगा उसमें डालूंगी, उसमें ये पीक शो करेगा। अब मान लो उसकी पीक कुछ भी आती है, उसकी पीक मान लो मैंने बताई थी आपको 15,000 आ रही है ना, तो ये 15,000 इन दोनों के बीच में यहाँ से अपन एक्स्ट्रापोलेट करके कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। इतना डिटेल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये भी जस्ट मैं हाइपोथेटिकल बता रही हूँ, पूरा प्रोसेस होता है इसका भी, है ना, पूरी डिटेल कैलकुलेशन होती है, ऐसे ही नहीं आइडेंटिफाई कर ली जाती है ये सब चीजें, लेकिन आपको इतना डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, क्या नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कंट्रोल डिटर्मिनेशन, राइट। चलिए जी, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंट्रोल डिटर्मिनेशन। बहुत आसान है कंट्रोल डिटर्मिनेशन। मान लीजिए मार्केट से मैं एक टैबलेट लेके आई पैरासिटामोल की, टैबलेट बनी हुई है, इसका मतलब उसमें केवल पैरासिटामोल नहीं होगा, और भी चीजें होंगी, मिलकर एक टैबलेट बनाई है, जैसे एक्सिपिएंट्स भी होंगे, डाइल्यूएंट भी होंगे, ये आप स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं, कुछ कलरिंग एजेंट भी होंगे, राइट, ठीक है। और ये हमारा एक है स्टैंडर्ड, जो मेरे स्टैंडर्ड पाउडर पैरासिटामोल का, जो कहाँ पड़ा हुआ है, लैब में पड़ा हुआ है। ये तो टैबलेट है, तो ये हमारी क्या हो गई, सैंपल, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एनालाइट सैंपल। और ये हमारा स्टैंडर्ड जो हमारे लैब में अवेलेबल है, ठीक है ना, जिसका सब कुछ पता है ना, इसकी कंसंट्रेशन क्या है, इस कितना mg है ना, सारी प्यूरिटी सब कुछ पता है, तो ये स्टैंडर्ड है, सब कुछ पता है। तो अब देखिए, हमने सपोज करो इस पैरासिटामोल पर जो मार्केट से टैबलेट लेके आए हैं, उस पर कोई एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया, ठीक है, तो सेम एक्सपेरिमेंट हम किस पे करेंगे, स्टैंडर्ड पे, मार्केट पे भी किया, स्टैंडर्ड पे किया, और दोनों के रिजल्ट में क्या करते हैं, कंपैरिजन किया जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, कंट्रोल डिटर्मिनेशन। सपोज करो मैं मार्केट से ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, ठीक है, इसको आपको कहीं लिखना नहीं है, मैं डेफिनेशन समझाऊंगी, इसीलिए आपको बता रही हूँ। जैसे पैरासिटामोल मार्केट से टैबलेट लेके आए, और ये स्टैंडर्ड पैरासिटामोल पाउडर है जो मेरे लैब में अवेलेबल है, दोनों पे सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, सेम कंडीशन पे परफॉर्म करेंगे, सेम लैब में परफॉर्म करेंगे। बस एक तरफ तो हमने PCM ले लिया, टैबलेट जो मार्केट से लेके आए, एक तरफ हमने स्टैंडर्ड पैरासिटामोल पाउडर ले लिया जो हमारे पास लैब में अवेलेबल है। अब आप डेफिनेशन पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, परफॉर्मिंग सेपरेट एक्सपेरिमेंट यूजिंग ए स्टैंडर्ड सब्सटेंस अंडर सिमिलर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, दोनों की सिमिलर एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस होंगी, इज यूज्ड फॉर अननोन सैंपल। यानी कि सिमिलर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में हम एक तरफ तो सैंपल ले लेंगे और दूसरी तरफ हमारा क्या ले लेंगे, स्टैंडर्ड, और दोनों पे सेम एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करेंगे। स्टैंडर्ड कंटेन एग्जैक्टली द सेम वेट ऑफ कंपोनेंट एज इज प्रेजेंट इन अननोन, यानी दोनों में वेट सेम होना चाहिए, वेट सेम होगा, है ना। जो ये पैरासिटामोल टैबलेट है और ये स्टैंडर्ड पैरासिटामोल पाउडर है, उसमें वेट क्या होगा, सेम होगा उनका, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए इस पैरासिटामोल टैबलेट पे मैंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया, इसकी भी टाइट्रेशन की, इसकी भी टाइट्रेशन की। अब टाइट्रेशन तो मैं यहाँ समझाने बैठूंगी नहीं, बट लेकिन यहाँ टाइट्रेशन में आपको इतना समझ में आता है कि हम वॉल्यूम नोट करते हैं ना, ब्यूरेट की रीडिंग नोट करते हैं ना, वॉल्यूम नोट करते हैं। सपोज करो यहाँ पे वॉल्यूम आया मेरा 9 ml, जब मैंने PCM टैबलेट के लिए टाइट्रेशन की। ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है PCM की टाइट्रेशन का, ठीक है ना। तो ये PCM की टाइट्रेशन का बहुत लंबा प्रोसेस है, तो आपको इसको पढ़ना नहीं है, आप सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रही हूँ, राइट। अब इधर पैरासिटामोल जो अपना पाउडर है, उसकी भी टाइट्रेशन करना स्टार्ट की, तो वहां मैंने देखा वॉल्यूम क्या आया, 10 ml आया, राइट। अब एक फॉर्मूला है, वेट ऑफ कंपोनेंट
divided by weight of component present in standard sample divided by weight of component present in unknown sample equals to result obtained from the standard divided by result obtained from unknown, है ना। ये तो मेरा एक फॉर्मूला है। क्या है? फॉर्मूला। मुझे क्या फाइंड आउट करना है? ये पीसीएम जो मार्केट से टैबलेट लेके आई है उसमें एक्चुअल में पैरासीटामोल कितना प्रेजेंट है, इसका वेट फाइंड आउट करना है। तो अब देखो, वेट ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्टैंडर्ड, ये मुझे पता होगा कि कंपोनेंट में यानी जो हमारा स्टैंडर्ड पैरासीटामोल पाउडर है ना, वो कितना mg है, ये मुझे पता होगा। सपोज करो 2 mg है, ठीक है। और वेट ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन अननोन, ये जो पीसीएम में मार्केट से लेके आई हूँ ना, मुझे पता है कि इसमें कितना वेट में पैरासीटामोल प्रेजेंट है, पर एक्चुअल में उतना है भी कि नहीं, ये फाइंड आउट करना है ना मुझे। तो ये x हो गया अपना, ये मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द स्टैंडर्ड, कितना वॉल्यूम आया स्टैंडर्ड से मेरे पास? 10 ml। जबकि मेरा पीसीएम जो टैबलेट है उससे मेरा रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम अननोन, ये मेरा अननोन है, इससे कितना वॉल्यूम आया मेरा? 9 ml। यहां से मैं x फाइंड आउट कर लूं, देखिए जरा x फाइंड आउट करके कितना आएगा अपने पास। डिवाइडेड बाय 10, 1.8 मिलीग्राम, ठीक है। यदि मैं यहां से कुछ नहीं है, ये जो फॉर्मूला है ना वो पुट कर दिया। वेट ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्टैंडर्ड कितना दे रखा है? 2 mg, वो मुझे पता है। और वेट ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन अननोन, ये मुझे फाइंड आउट करना है। अब रिजल्ट जो ऑब्टेन हुआ स्टैंडर्ड से, कितना रिजल्ट ऑब्टेन हुआ? 10 ml का रिजल्ट ऑब्टेन हुआ, है ना। ये जस्ट एक एग्जांपल है। और रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम अननोन, अननोन से कितना रिजल्ट आया? 9 ml लिया, तो मैंने 9 लिख दिया। तो यहाँ वेट ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन अननोन को x लिख दिया, तो x कितना आ गया? 1 मिलीग्राम, 8 मिलीग्राम। आना कितना चाहिए? 2 मिलीग्राम। आया कितना? 1.8 मिलीग्राम। कितने मिलीग्राम की एरर हो गई? 2 मिलीग्राम की एरर हो गई। लेकिन आपको ये एग्जाम्पल कहीं नहीं लिखना है, आपको सिर्फ कहां तक लिखना है? ये एग्जाम्पल आपको कहीं नहीं लिखना है, आपको सिर्फ यहां तक लिखना है कि सिमिलर कंडीशन में 2 एक्सपेरिमेंट फॉलो किए जाते हैं, यानी जो एक तरफ स्टैंडर्ड, एक तरफ सैंपल ले लिया जाता है, सेम एक्सपेरिमेंट फॉलो किया जाता है, सेम कंडीशन में फॉलो किया जाता है, और ये फॉर्मूला लगा दिया जाता है जिससे मुझे जो सैंपल है ना उसमें कितना एनालाइट प्रेजेंट है, उसका कितना वेट ऑफ कंपोनेंट यानी पैरासीटामोल उसमें कितना प्रेजेंट है, वो मैं इससे आइडेंटिफाई कर लूंगी। तो आई होप आपको कंट्रोल डिटर्मिनेशन समझ में आ गया होगा, यानी साथ के साथ स्टैंडर्ड के साथ भी एक्सपेरिमेंट करते चले जाते हैं सैंपल के साथ साथ, ठीक है। अब मैं बढ़ाऊंगी आपको मल्टीपल डिटर्मिनेशन, वो भी मिनिमाइजेशन ऑफ एरर का एक तरीका है। देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं? मल्टीपल डिटर्मिनेशन। एक और पॉइंट है मिनिमाइजेशन ऑफ एरर के, मैंने 7 पॉइंट्स लिखा रखे हैं, ठीक है। इसमें मल्टीपल डिटर्मिनेशन नहीं लिखाया, आप चाहे तो लिख सकते हैं। ये बहुत सिंपल है मल्टीपल डिटर्मिनेशन। एक्सपेरिमेंट रिपीट मोर देन ट्वाइस, यानी एक ही एक्सपेरिमेंट को दोबारा रिपीट करके देखते हैं, है ना। अब मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। जैसे आप टाइट्रेशन कर रहे हैं, आप टाइट्रेशन 3 बार करते हैं, ठीक है, 3 बार करते हैं। जैसे मान लो एक बार आपका वॉल्यूम आया 10 ml, दूसरी बार आया 10.1 ml, तीसरी बार आया 10.2 ml। 3 बार टाइट्रेशन करते हैं, क्यों करते हैं? एरर को मिनिमाइज करने के लिए। तो फिर हर बार अलग आ रहा है तो इन तीनों का एवरेज ले लेते हैं हम अपने रिजल्ट के लिए, आगे की कैलकुलेशन के लिए, राइट। तो इसी को क्या बोला जाता है? मल्टीपल डिटर्मिनेशन, यानी 2-3 बार डिटर्मिनेशन करना। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? एक्सपेरिमेंट रिपीटेड मोर देन ट्वाइस, मीन वैल्यू इज कैलकुलेटेड। जैसे टाइट्रेशन में हम मीन वैल्यू कैलकुलेटेड कर लेते हैं। यूज टू मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर। इसमें एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं चाहे तो, क्या कि टाइट्रेशन में जो होता है हम 3 बार टाइट्रेशन करते हैं। वी परफॉर्म 3 टाइम्स ऑफ टाइट्रेशन टू मिनिमाइज द एरर, राइट। और लास्ट जो मेथड मैंने आपको लिखा है एम्प्लीफिकेशन मेथड, इसकी डिटेल बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ नाम लिख के आ जाइएगा और एक पॉइंट लिख के आ जाइएगा, इट इज यूज्ड व्हेन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल इज टू बी मेजर्ड। यदि बहुत छोटी क्वांटिटी में किसी का मेजरमेंट करना है, यानी मेरा सैंपल है उसमें किसी का एनालिसिस करना है, वो बहुत कम क्वांटिटी में है, ठीक है, तो उसके लिए बहुत कम क्वांटिटी में उसको मेजर करना है सैंपल में ये चीज कितनी प्रेजेंट है, यानी मेरा एनालाइट कितना प्रेजेंट है, कैल्शियम है,
और कुछ भी प्रेजेंट है जैसे पैरासिटामोल, कैल्शियम, डाइक्लोफिनेक बहुत कम क्वांटिटी में है और वो एनालाइज करना है कि कितना प्रेजेंट है, तो कौन सा मेथड यूज करूंगी, एम्प्लीफिकेशन मेथड यूज करूंगी, राइट। इसकी डिटेल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो मैंने सारे के सारे मेथड जो मैंने आपको 7 लिखाए थे मिनिमाइजेशन ऑफ एरर, वो पार्ट्स में कंप्लीट करा दिए हैं। और यदि आपको केवल ये वीडियो डायरेक्ट यूट्यूब पे मिला है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के लिंक दे रखे हैं, तो पार्ट 1 से स्टार्ट कीजिए, फिर 2, फिर 3, ठीक है। तो आपका पूरा मिनिमाइजेशन ऑफ एरर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।